सो हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी। जैसा कि ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट्स में, पोस्ट पर, बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पर कि मैम एग्जाम की डेट क्या है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी 100% रखिए। जैसे ही एग्जाम डेट आती है आप तो अपने आप को ज्यादा लेवल अप पाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। विदाउट एनी डाउट एनी प्रेशर आप एग्जाम दे भी पाएंगे, दे सकते हैं, साथ ही साथ अपने ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जी हाँ, बात हमें सीधे ज्वाइनिंग की करनी है। एग्जाम होगा, क्लियर होगा, एक रिजल्ट आएगा एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। तो आपको ज्वाइनिंग की बात मन में रखनी है और तैयारी करनी है। डेट भी जल्दी ही आ जाएगी। ओके, और जो लग चुके हैं आप उनको देख सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इन्हीं एग्जामिनेशन को लेकर, देख लीजिए आपका प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चन आए वही यहाँ पर बताए जा रहे हैं और इसी तरह से बनना है, आपको इसको देखना है। एनालिसिस करते हुए मैं बताती हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। देखिए ये लाइन्स है, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here. Blessed to be the man spares these stones and cursed to be he that moves my bones. अब ये जो लाइन्स है ये शेक्सपियर की टोम से ली गई है। शेक्सपियर जब उनकी जब डेथ हो गई, जब उनको दफनाया गया, जो उनकी ग्रेव है, जो उनका टोम स्टोन है, ये लाइन्स वहां लिखी हुई हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गुड फ्रेंड्स करके ये जो लाइन्स है, मूव्स माई बोन्स, आपकी शेक्सपियर टोम से। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से पूछा गया। हम बायोग्राफीज पढ़ लेते हैं, लाइफ डेथ सब पढ़ लेते हैं, बट ये अलग क्वेश्चन हो गया थोड़ा। नेक्स्ट इज, अगेन लाइन सही है, कोटेंशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देखते चलेंगे और उनको अच्छे से समझते चलेंगे। तो देखिए ये जो लाइंस हैं आपकी, ये वो लाइंस हैं जैसे कि जो मतलब कि डेथ जिस पे अफेक्ट ना डाले, तो ये उस बेसिस पे हैं। तो पूछा है ये लाइन कहाँ से ली गई। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, कोई डर नहीं है किसी बात का कि सन की हीट लगेगी। नॉट द फ्यूरियस विंटर रेजेस, विंटर का भी कोई फ्यूरियस, कोई गुस्सा नहीं देखने को मिलेगा। नाउ दे वर्ल्डली टास्क हैज डन, सारे दुनिया के टास्क डन हो गए। होम आर गॉन एंड टेकन दाई वेजेस, अब घर जाना है अपनी वेजेस लेकर, यानी कि देख लो भाई जिंदगी जितनी है उस हिसाब से। तो ये डेथ के ऊपर है, ये लाइंस आपको मिलेंगी बाय शेक्सपियर सिंबल लाइन में। अब सिंबल लाइन एक क्या है, शेक्सपियर का वर्क है, 1611 में आया है, ट्रेजेडी है। देखो आया है इसलिए बोल रहे हैं, रिटन और पब्लिश दो बातें हो जाती हैं। रिटन कब हुआ, पब्लिश कब हुआ। तो शेक्सपियर के जो वर्क थे, वो ड्रामास लिखते थे, वो स्टेज पे परफॉर्म होते थे, है ना। पब्लिश वो एक साथ हुए थे फर्स्ट फोलियो में। तो हम लोग जो अलग से ईयर्स बताए ना, तो इसका मतलब वो परफॉर्म्स हुए रहे। ये है 1611, सिंबल लाइन ट्रेजेडी है और इसकी ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये बाकी भी शेक्सपियर के हैं। मिडनाइट समर ड्रीम, ये इसलिए बताए जा रहे हैं, आप कहोगे हाँ ये तो हमें मालूम है, लेकिन अगर आपसे वैसे ही पूछ लिया जाए चलते फिरते मुंह जबानी, तो हमें पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। हु एक्सप्रेस द कॉमन जजमेंट फॉर शेक्सपियर। अब ये जो कॉमन जजमेंट है, ये कोर्स है शेक्सपियर के बारे में, किसने एक्सप्रेस किए हैं अपने feelings. I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the play of Shakespeare. इन्हें नहीं पता कि शेक्सपियर की प्लेस के अलावा ऐसी कोई बुक है या पर्सन है, कोई इवेंट है जिन्होंने इन्हें इम्प्रेस किया हो इतना ज्यादा जितना कि शेक्सपियर के प्लेस ने किया। तो ये गॉथे हैं जो राइटर हैं, इन्होंने ये कोटेशन शेक्सपियर के लिए लिखी है। शेक्सपियर हमारे सिलेबस में, तो शेक्सपियर के लिए भी किसी ने कुछ लिखा है, वो भी आ सकता है। नेक्स्ट इज, हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स विच वर्क, दैट इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो आपका आया है, दैट इज 1595-96 अबाउट। एंड ये जो हर्मिया है इसमें मेन कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मिडसमर नाइट ड्रीम एक कॉमेडी वर्क है। देखिए शेक्सपियर के जो ड्रामाज है हर बार बताते हैं ये कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजिक कॉमेडी। कॉमेडी मीन्स नॉट वो हंसना वाला जो हम आज के समय में समझते हैं। कॉमेडी मीन्स ऐसा प्ले, ऐसा ड्रामा जिसका जो एंड है वो सुखद है। ओके, पॉजिटिव एंड हुआ है, सुखद अंत हुआ है, दैट इज कॉमेडी। जिसमें कुछ दुख होता है, एंड में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो ट्रेजेडी हो जाता है। ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है, ट्रेजी कॉमेडी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुख दुख चल रहा है, लेकिन एंड में सुखद अंत होगा, दैट इज ट्रेजी कॉमेडी। तो ये जो वर्क है मिड समर नाइट ड्रीम, जो कि एक कॉमेडी वर्क है, और इसकी जो सेटिंग है ना इस नाटक की, वो है एथेंस का, इसमें प्लेस दिखाया गया है। The line, "This is the noblest Roman of them all," is said by Antony.
एंटनी ने ये लाइंस कही हैं जूलियस एंड सीजर में बाय विलियम शेक्सपियर। हिस्टोरिकल प्ले है, ट्रेजेडी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज द नोबलेस्ट रोमन। अब ये रोमन शब्द से आप कैच कर लेना, जूलियस सीजर का ये लाइन है, प्ले है। इसके स्पीकर कौन है? मार्क एंटनी, फुल नाम मार्क एंटनी। हिस्टोरिकल प्ले है, ट्रेजेडी है। नेक्स्ट इज मिल्टन was born in Bread Street, London in which year? 1608। 1608 में बहुत, तो इतना सरफेस का क्वेश्चन है ये, तो हमें फिंगरप्रिंट पे, फिंगर टिप्स पे आना ही चाहिए कि जॉन मिल्टन का जो बर्थ है वो कब हुआ है? 1608, एंड जो डेथ है वो दैट इज 1674। 1608 से 1674 इनकी जो डेथ है। अच्छा, जो इनका बर्थ प्लेस है दैट इज ब्रेड स्ट्रीट लंदन, और डेथ प्लेस है इनका बर्न हिल रो लंदन, बर्न हिल। ओके, ब्लाइंड हो गए थे, फिर उसी साल उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इनसे लेकर, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, एरोपेजेटिका, कॉमर्स, ये सारे, ये इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। लीसिडास, ये सब हम देखने वाले हैं आज के इस चैप्टर में मिल्टन से रिलेटेड। तो इनका जो जन्म है 1608 में हुआ है, इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक साल दिख रही है 1616, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बताइएगा किसको क्या इसमें लग रहा है, वैसे पढ़ने वाले बता देंगे। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट इज पिक्चुलर इन दिस ईयर? ओके, कि ये ब्लाइंड हुए थे 1652 में, उस समय और भी क्या हुआ था? तो इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी जो वाइफ है, क्योंकि इनकी 3 मैरिज हुई थी, पहली वाली जो मैरिज हुई थी उन वो वाइफ इनकी ये डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन करेक्ट इज थर्ड। Lycidas was written in the memory of Edward King. Lycidas एक pastoral elegy है, written by John Milton, published हुआ है 1638, and ये इन्होंने लिखा है in the memory of Edward King, उनके फ्रेंड थे, उनके लिए इन्होंने लिखा है जॉन मिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट इज who wrote about whom? किसने लिखा, किसके बारे में लिखा? So thy soul was like a star and dwelt apart, कि उनकी जो सोल है ना एक सितारे की जैसी है। ड्वेल्ट मीन्स होता है निवास करना, बस जाना, दूर चले जाके रहने लग जाना, दैट इज ड्वेल्ट अपार्ट। तो वो हमसे दूर जाके रहने लगे, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उनके लिए ऐसा लिखा। तो ये जो लिखा है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है फॉर मिल्टन, अबाउट मिल्टन। और वर्ड्सवर्थ की जो एक पोयम है जिसका टाइटल है लंदन 1802, उसमें इन्होंने ये लाइंस लिखी हैं फॉर मिल्टन, और ये पोयम भी मिल्टन के लिए ही लिखी है इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही सिलेबस में वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन। तो दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार ड्वेल्ट अपार्ट, मिल्टन के लिए कहा है ना, तो मिल्टन है यहाँ पर स्टार, ऐसे ध्यान रखो, मिल्टन एक स्टार है, तो उनके लिए वर्ड्सवर्थ ने कहा है। द नेक्स्ट इज द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रॉट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। अब देखो इससे हमें क्या क्या और भी क्लिक हो रहा है कि ये जो वर्क है मिल्टन का है। ओके, इनकी जो एज थी उस समय, क्या एज थी? क्वेश्चन नंबर 35। तो इनकी जो एज थी उस टाइम 20 ईयर्स के थे ये। क्यों? क्योंकि ये जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो वर्क है ये 1629 में आया था, पब्लिश हुआ था, और इनका जो बर्थ है वो 1608 है। तो ये हो गया आपका 20 ईयर्स का गैप। तो ये 20 ईयर्स की एज में इन्होंने ये वर्क अपना लिखा था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? इतने सरफेस के क्वेश्चन हैं आज, तो जिनको ये सारे आ रहे हैं ना वो कमेंट्स में जरूर बताना कि मैम ये तो हमें आते रहे। सच में आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस देखकर कि अच्छा ऐसे ही आए हुए, ये तो हमें आता है। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की फीलिंग से। तो पैराडाइज लॉस्ट कब हमारा पब्लिश हुआ था? 1667 में। एक एपिक है जो 1667 में जो पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट, इसमें थी टोटल 10 बुक्स। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितनी बुक्स हैं, तो आपका आंसर होता है 12 बुक्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ 1667 में जो पब्लिश हुआ था, जो इसका इसका जो वर्जन था वो 10 बुक्स का था। उसका जो नेक्स्ट आया था जो कि थोड़ा सा मॉडिफाई होकर 1674 में आया था, जिसमें कि 12 बुक्स थी। तो आप इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। 1667 फर्स्ट पब्लिश पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, एंड बिग फेमस एपिक है ये, महाकाव्य। थीम ऑफ एरोपैजेटिका। एरोपैजेटिका एक वर्क है जॉन मिल्टन के द्वारा, ये एक स्पीच है, ना कि पोयम है, ड्रामा, नॉवेल, ऐसा कुछ नहीं। ये एक स्पीच है जो इन्होंने लिखी थी 1644 में। किस बात को लेकर थी? फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर, बाय जॉन मिल्टन एरोपैजेटिका।
स्पीच। विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट? अब मिल्टन्स के फेवरेट क्या थे? ये वर्क सारे उन्होंने ही लिखे हैं। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, पैराडाइज रीगेन्ड भी अगेन एक एपिक है, सेंस एंड एगोनिस्ट जो कि एक क्लोजेड ड्रामा है। अब इनका फेवरेट क्या है? आंसर इज पैराडाइज रीगेन्ड। देखो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पैराडाइज पहले लॉस्ट हो गया, खो गया, उसको दोबारा प्राप्त कर लिया, कुछ ऐसे है ना। तो ये एपिक है। ये पब्लिश कब हुआ था? 1671 में। पैराडाइज रीगेन्ड की मैं बात कर रही हूँ, 1671 में ये पब्लिश हुआ था। एंड मिल्टन्स फेवरेट पर्सनल। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल। कंटिन्यू। So nothing is here for tears, nothing to wail or knock the breast, oh, no weakness, no contempt, despair or blame, nothing but well and fair and what may quiet us in death. So novel. अब थोड़ा सा हम इसको, इसमें जो वर्ड को कैच करेंगे, दैट इज नथिंग, जो बार बार आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइन्स है आपकी सैमसन एगोनिस्ट की है। सैमसन एगोनिस्ट जो वर्क है, जो कि ये पब्लिश हुआ था पैराडाइज रीगेन्ड के साथ 1671 में बाय जॉन मिल्टन। ये उसमें लाइन्स आपकी ली गई है। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, टीयर्स के लिए यहाँ कुछ जगह नहीं है ऐसा, और होनी भी नहीं चाहिए। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज मास्क। कॉमर्स एक वर्क है अगेन जॉन मिल्टन का, 1634 पब्लिश हुआ है। मास्क, ये एक मास्क है। मास्क इसका लिटरेरी फॉर्म है। देखिए हर एक वर्क होता है ना, उसका एक लिटरेरी फॉर्म होता है कि ये वर्क है क्या, ये जो कहानी है या जो भी कंटेंट है, जो रचना है, जो कवि ने लिखी है, क्या है, पोयम है, बैलेड है, नॉवल है, ड्रामा है, स्टोरी है, कॉमर्स है, मास्क है। तो ये एक मास्क है। मास्क क्या होता है ना, थिएटर एंटरटेनमेंट होता है, ये थिएटर में जो परफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये 1634 में आया था, कॉमर्स वर्क है जो कि एक मास्क है बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट इज whom मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोएट्री। किसको ये अपना मास्टर मानते थे? वो है एडमंड स्पेंसर, ग्रेट पोइट ऑफ एलिजाबेथन एरा, जिसको ये मानते थे अपना मास्टर। ओके, जॉन मिल्टन। Next question is the lyrical ballads were better appreciated in America than in England. जॉन मिल्टन है, इंग्लैंड के हैं, ब्रिटिश पोएट हैं, लेकिन जो सॉरी वर्ड्सवर्थ की बात चल रही है। तो वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है लिरिकल बैलाड, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था और कोलैबोरेटेड विथ कॉलरिज, कॉलरिज के साथ थे ये, कॉलरिज के साथ मिलकर लिखा था इन्होंने लिरिकल बैलाड। तो बता रहे हैं कि अमेरिका में ज्यादा अप्रिशिएट हुआ था, ना कि इंग्लैंड में से ज्यादा। तो इसका फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? दैट इज 1798। हो गया आंसर आपका। वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, कोलैबोरेटेड विथ कॉलरिज, एस टी कॉलरिज इनके फ्रेंड। When was Wordsworth laureated? Again ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड कब हुए थे, यानी कि वो राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है वैसा, तो वो कब बने थे? तो 1843 में बने थे। ओके, ये तो कंफर्म है। और कब तक रहे ये? अपनी डेथ तक, यानी कि 1850 तक ये रहे पोएट लॉरिएट। केवल लॉरिएट नहीं होता है, इसे पोएट लॉरिएट बोलते हैं। तो अब ये कब से कब तक रहे? 1843 से 1850 तक। वन पॉइंट क्लियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। एक क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, जब कुछ पढ़ाते हुए कुछ और भी याद आ जाए आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो बताना चाहिए कि क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ड्सवर्थ से पहले कौन थे पोएट लॉरिएट? तो वो थे आपके रॉबर्ट साउदे। ओके, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनके बाद कौन बना? अच्छा, रॉबर्ट साउदे बने थे 1813 में, तब से लेकर 1843 तक वो रहे, फिर वर्ड्सवर्थ रहे, और इनके बाद कौन रहे? तो एल्फ्रेड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये भी इंग्लिश के अच्छे राइटर्स हैं, हम तीनों को ही जान रहे हैं ना। तो लॉर्ड टेनिसन बने थे 1850 में। ओके, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके पहले कौन था, इनके बाद कौन था, ये कब बने, कब तक बने, ये से इस पॉइंट से इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब पोस्टhumously लिखने का क्या मतलब है? मृत्यु की बात थोड़ी ना बनेगी। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। मुझे पता है, जब मैं भी पढ़ती रही हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ, ये चीज थोड़ी सी परेशान करती है कि ये लाइन से क्वेश्चंस क्यों आते हैं, या फिर इनको याद कैसे करें। बहुत सिंपल होता है, कोई एक वर्ड्स दोनों को कनेक्ट कर लो, या तो राइटर से या उसकी रचना के नाम से, आप कुछ तीसरा ही ट्रिक लगा लो, बट आपको याद होना चाहिए। Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life's star, hath not elsewhere is setting. अब ये लाइंस आपकी ली गई हैं इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ये जो ओड है, ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है। अगेन ये चारों ही वर्क जो है आपके वर्ड्सवर्थ के हैं।
तीनों, टिंटन एबे, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी और टू अ स्काईलार्क। अब ये कह रहे हैं ये लाइंस किस वर्क की हैं, तो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की है। ये पब्लिश कब हुआ है आपका 1807 में बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, तो देख लेंगे। और साथ में ये जो है अवर बर्थ, अब इमोर्टैलिटी की बात हो रही है। इमोर्टैलिटी, मॉर्टल यानी जो व्यक्ति मतलब मॉर्टल होता है, इमॉर्टल होता है, तो यहाँ पर बर्थ से समझ लो आप, बर्थ डेथ की बात चल रही है, सोल की बात चल रही है, तो इमोर्टैलिटी पे चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ठीक है, नेचर कभी आपके साथ बिट्रे नहीं करेगी, तो ये लाइन कहाँ मिलेगी आपको, टिंटन एबे में। नेचर है, वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट कहीं ही जाते हैं हमारे, तो टिंटन एबे उनका वर्क है। और टिंटन एबे का एक फुल टाइटल भी है, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे जो पब्लिश हुआ है 1798 में, लिरिकल बैलाड्स के अंतर्गत ये पब्लिश हुआ था। और इसमें ये लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे अगेन। So next question, when was the Prelude published? Prelude ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। पब्लिश कब हुआ है, इसमें वो साल दी ही नहीं गई है, 1850 है। जिस साल उनकी डेथ हुई थी तभी ये पब्लिश हुआ था, 1850 में। नन ऑफ दीज का मास्टर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ब्लैंक वर्स में लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड, एक प्रिल्यूड का एक और टाइटल है जो कि है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, क्योंकि इन्होंने ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है इनकी, जीवन में क्या चल रहा है लाइक वो तो ठीक है, एक स्पिरिचुअलिटी के वे में जब इंसान का जो आगमन होता है, उसके अंदर क्या घटित होता है, कैसे उसकी अवेकनिंग होती है, कैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो चीज इन्होंने इसमें बताई है। तो इसीलिए इसका एक और टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym. Pseudonym क्या होता है, एक छद्म नाम, एक झूठा नाम, एक और नाम रख लेना अपनी राइटिंग्स के लिए। आपको नहीं बताना है कि भाई मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो आपने एक झूठा नाम रख लिया या एक और फेक नेम, दैट इज सिडोनिम। तो इनका सिडोनिम था जॉन सेंट जॉन। किसका, जॉन गाल्सवर्दी का। जॉन सेंट जॉन के नाम से उन्होंने अपने कई अर्ली वर्क लिखे हैं। गाल्सवर्दी की बात करें तो इन्हें मिला है 1932 में नोबेल प्राइज। इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बिल्कुल सरफेस लेवल का। गाल्सवर्दी है ये पता होना चाहिए, चलते फिरते पूछ ले हाँ ये है। और ऐसी ही आपको अपनी संगत बनानी चाहिए कि इसी तरह से पढ़ाई हो, ग्रुप डिस्कशन के साथ हो। चलिए वो तो अलग हो जाएगा। अब गाल्सवर्दी का बर्थ देख लेते हैं। बर्थ हो जाएगा इनका 1867 में, डेथ है इनकी 1933 में। और अपनी डेथ से एक साल पहले इन्हें मिला है नोबल 1932 में। ऐसे भी याद कर सकते हैं। इंग्लैंड से रहे, ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इनके प्लेस भी हैं, नॉवेल्स भी हैं, अभी आगे हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए अब यहाँ इनका क्वेश्चन ये बना है, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, दैट इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना सभी लोग। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट नॉवल कौन सी है, अगेन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ही है। अगर क्वेश्चन आता है आपका फर्स्ट प्ले कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट नॉवल तो हो गई, फर्स्ट प्ले क्या है, सिल्वर बॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वर्क आता है मास्टरपीस क्या है, तो मास्टरपीस के लिए अभी हम आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट नॉवल मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स। अब नॉवल और प्ले तो क्लियर हो गया ना आपको। पर अगर क्वेश्चन आता है गर्ल्स वर्दी का फर्स्ट वर्क कौन सा है, पहली रचना कौन सी है, कब जो भी कभी भी लिखी होगी पहली रचना वो कौन सी है, तो देख लीजिए वो है इनका फर्स्ट जो वर्क है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, दैट इज फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, फ्रॉम द फोर विंड्स, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि जॉन गर्ल्सवर्दी का पहला वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which novel of Galsworthy is considered to be his masterpiece, that is the Forsyte Saga। ये इनका मास्टरपीस वर्क है। वही तो कह रहे हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है, पहला सक्सेसफुल मैन ऑफ प्रॉपर्टी, पहला नॉवल मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और मास्टरपीस नॉवल कौन सा है, वो है आपका द फोरसाइट सागा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। फर्स्ट प्ले की बात चल रही है, दैट इज सिल्वर बॉक्स। ये बाकी भी चारों प्ले इन्हीं के ही हैं, जैसे मैं शेक्सपियर के लिए बोलती हूँ, आपको इनके सारे वर्क फिंगर टिप से पता होना चाहिए शेक्सपियर के। इतने सारे जो उनके
30-40 प्लेज हैं, वो सारे इसी तरह बाकी राइटर्स की भी हमें पता होना चाहिए। लॉयल्टीज, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, जोसलिन, फोरसाइट सागा, फ्रॉम द फोर विंड्स। ओके, ये सब आपके द मैन ऑफ प्रॉपर्टी किसके हैं? जॉन गैल्स वर्दी के हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे आप सभी के लिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी को बताएं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी को बता देंगे तो उनकी जॉब लग जाएगी। आपकी मेहनत, आपका भाग्य और आपके जो भाव है वो आप ही के साथ रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहे, पॉजिटिव रहे। जय हिंद।